हेलो। गुड हेलो। मॉर्निंग। हाँ, गुड Good मॉर्निंग morning, स्टूडेंट्स। sir. गुड मॉर्निंग। Yes, yesterday we are going on effect of exercises on cardiovascular system. It is effect of exercise on cardiovascular system by two ways. ठीक है, दो तरीके से होता है। पहला है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, यानी जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका तुरंत हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ते हैं, प्रभाव डालता है। उसमें देख लीजिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इंक्रीजेस इन हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। वेन एवर वी डू एक्सरसाइजेस और एनी फिजिकल एक्टिविटीज, then our heartbeat may be increases. In normal conditions our heart rate is 72 beat per minute, but an athletes, those who have endurance athletes, their heartbeat will be 28 to 40 beats per minute. So in normal condition it is 72 beats per minute. अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसकी जो हार्ट बीट होगी 72 बार उसके जो है नर्व्स जो होंगी धड़केंगी, हार्ट की बीटिंग होगी। और अगर एक इंड्योरेंस एथलीट्स है जो एरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या एनएरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उनकी जो हार्ट बीट होगी नियर अबाउट 28 टू 40 बीट्स पर मिनट काउंट की जाती है। नेक्स्ट is increase in stroke volume. In stroke volume, there is the amount of blood ejected per beat from the left ventricle. It is measured in ml, milliliter per beat, and stroke volume increases proportionally with the intensity of the exercise. जैसा हम एक्सरसाइज करते हैं उसी की इंटेंसिटी की बेस पर ये इंक्रीज होते हैं। और stroke volume increases proportionally with the intensity of exercise if you are untrained. अगर कोई व्यक्ति अनट्रेंड है तो उसका द स्ट्रोक वॉल्यूम में बी रेस्ट रिमेन्स 50 टू 70 ml पर बीट। अगर कोई अनट्रेंड व्यक्ति है और रेस्ट कंडीशन में है तो 50 से 70 ml पर बीट होगा। एंड इट इंक्रीजेस अप टू द 110 टू 130 ml पर बीट ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब वो इंटेंस एक्सरसाइज करेगा, यानी जब फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करेगा, तो उसकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है बढ़कर 110 से 130 ml पर बीट हो जाएगी। So the stroke volume of the experienced athletes at the race remains 90 to 110. देख लीजिए, एक जो एक्सपीरियंस एथलीट्स है उसकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यहाँ पर देखिए अधिक हो रही है। एक रेस्ट कंडीशन में अगर है तो 50-70 हो रही है, लेकिन अगर इंड्योरेंस एथलीट्स है और रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी जो हार्ट बीट होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 90 टू 110 होगा। और जब वो इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, वेन एवर दे परफॉर्म इंटेंस एक्सरसाइजेस, इट विल बी इंक्रीज अप टू 150 टू 220 ml पर बीट। जस्ट इसका रिवर्स आपका हार्ट रेट है। हार्ट रेट में देखिए, हार्ट रेट में रिड्यूस हो रहा है और इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों में ही डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन नेक्स्ट इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। In cardiac output, the amount of blood pumped by the heart in 1 minute, it is measured in liter per minute. Cardiac output is a product of stroke volume and heart rate. Heart rate का और आपके स्ट्रोक वॉल्यूम का एक तरह से एक प्रोडक्ट कार्डियक आउटपुट माना जाता है। एंड इफ आइदर हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस और बोथ, दोनों ही अगर इंक्रीज हो रहा है या कोई एक इंक्रीज हो रहा है, द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस आल्सो। ऐसे कंडीशन में कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। सो द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली विद द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। एट रेस्ट द कार्डियक आउटपुट is about 5 liter per minute, but during intense exercise it can increase up to 20 to 40
लीटर पर मिनट। देख लीजिए, रेस्टिंग कंडीशन में 5 लीटर पर मिनट होता है, और जब वो इंटेंस एक्सरसाइज करता है, कोई भी व्यक्ति इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, उस समय 20 से 40 लीटर पर मिनट के रेंज से आपकी बढ़ती है। ये आपके इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट रेंज है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, आफ्टर increase in cardiac output, blood flow also increases whenever we do exercises, and the cardiovascular system can redistribute more blood to those tissues which have immediate demand। ऐसे टिश्यूज जिनको इमीडिएट डिमांड की जरूरत पड़ती है, सपोज दैट जिस पार्ट से आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म एक्सेस करते हैं, वहां पर ब्लड की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और ऐसे कंडीशन में, इन दैट कंडीशन ब्लड फ्लोस इन दैट पार्ट वेयर वी डू इंटेंस एक्सरसाइज, जहां से हम लोग क्या करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जिस पार्ट से उधर ब्लड फ्लो जो है फास्ट आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। So which have demand more and less demand to those tissues which have less demand for oxygen. So generally at rest it will be 15 to 20% of the circulating blood is supplied to skeletal muscles। 20 से 15 से 20% जो है सर्कुलेटिंग ब्लड जो है स्केलेटल मसल को सप्लाइड होते हैं। एंड इट इंक्रीजेस अप टू 80 to 85% ऑफ कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। 80 से 85% तक इंक्रीज हो सकता है जो जब ड्यूरिंग द इंटेंसिव एक्सरसाइज। सो ब्लड इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मेन ऑर्गन्स सच एज लीवर, intestine and kidneys। In fact, it is redirected to the skin to enhance heat loss। After blood flow, next point is increase in blood pressure। Already I have taught you about the blood pressure, systole, diastole and pause। ये आपके पल्स प्रेशर, इन सब के बारे में हमने अभी इसके पहले आपको क्लास में बताया था yesterday। So increase in blood pressure, generally the systolic blood pressure of healthy individual organs ranges from 110 to 140 mmHg, and diastolic blood pressure ranges from 60 to 90 mmHg। देख लीजिए, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स मिनिमम ब्लड प्रेशर जो होगा आपका 60 टू 90 mmHg होना चाहिए, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी मैक्सिमम प्रेशर जो होगा आपके 110 टू 140 के तक हो सकता है mmHg। So the maximum systolic blood pressure is highly trained athletes have been reported as 250 mmHg। जो बेस्ट एथलीट्स होंगे उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा यानी मैक्सिमम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 250 mmHg तक जा सकता है। ऐसा नहीं है, 140 से ऊपर भी जा सकता है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूजुअली रिमेन्स अनचेंज, लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो बिल्कुल रिमेन होगा, अनचेंज होगा, कोई उसमें बदलाव नहीं होंगे। इवन ड्यूरिंग इंटेंसिव एक्सरसाइजेस ऑल्सो, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ more than 15 mmHg as exercise intensity increases, it indicates that the presence of coronary heart disease। अगर वो बढ़ता है, अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं तो ये समझ लीजिए कि कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स अकरेंस हो गई है, यानी स्टार्ट हो गया है। यानी आपका 15 mmHg तक क्या है, इससे अगर आगे चला जाता है या बढ़ता है 90 प्लस में जाता है तो निश्चित है कि आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स आपकी जो इफिशियंसी, आपकी हार्ट की जो इफिशियंसी होगी रिड्यूस हो सकती है। सो दैट इज द पॉइंट्स ऑफ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस।
That is the all these points comes in the immediate effects. Next is long term effects of exercises. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यानी लंबे समय तक जो एक्सरसाइजेस के जो प्रभाव हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर डालते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग इन इंक्रीजेस इन साइज ऑफ हार्ट्स. इन दिस increases in size of heart when we perform regular exercise. The muscles of the heart increase in size and strength. अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे हार्ट की जो साइज है, स्ट्रेंथ है, वो हाईली इंक्रीज होती है. इनफैक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल अडेप्ट्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. The heart walls grow stronger and thicker. So recent studies show that the myocardial wall thickness also increases. ये भी मायोकार्डियल वॉल जो होता है, उसमें एक वॉल मायोकार्डियल वॉल पाया जाता है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो भी इंक्रीज होती है. देखिए इसके इतने प्रभाव होते हैं लॉन्ग टर्म में. अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दिन भर आप खेलिए. इट इज नॉट इसेंशियल फॉर एवरीडे प्लेइंग, बट इन मॉर्निंग टाइम इफ यू आर गिविंग हाफ एन आवर फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी पर आधे घंटे भी अगर आप समय देते हैं, रेगुलर परफॉर्म करते हैं, टाइमिंग देते हैं, तो इसमें आपके साइज ऑफ हार्ट्स की इंक्रीज होती है. मीन्स इसी ऐसे ही लोगों को हम लोग बड़े दिल वाला कह सकते हैं. सो आफ्टर द दिस पॉइंट, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट. सॉरी, increase now decrease in resting heart rate. Decrease in resting heart rate. Decreasing resting heart rate, regular exercise decreases the resting heart rate. At if a 10-week training program is given to an individual whose initial resting heart rate is 72 beats per minute. अभी इससे पहले हमने बताया था कि एक नॉर्मल पर्सन जो है रेस्टिंग कंडीशन में, उसकी 72 बीट्स ml पर बीट होती है. लेकिन अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, आफ्टर ट्रेनिंग टाइम द रेस्टिंग हार्ट रेट में बी रिड्यूस अप टू 10 बीट्स पर मिनट. यानी 10 बीट्स जो होंगे पर मिनट आपके रिड्यूस हो सकते हैं. आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट फाइनली बिकम्स मोर एफिशिएंट. और कुछ समय बाद ये हार्ट जो होता है हमारा बिकम एफिशिएंट, यानी उसके अंदर जो कैपेसिटी है हाईली इंक्रीज होती है उसकी. एंड इट डज नॉट रिक्वायर टू बीट सो क्विकली टू सप्लाई ब्लड टू द बॉडी एट रेस्ट. जैसे हम लोग थकते हैं ना, सांस लेते हैं, ऊपर नीचे हमारी सांसें होने लगती है, और जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की जो कंडीशंस होती है एकदम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होती है. लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म करते हैं, उनकी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की जो प्रोसेस होती है फास्ट होगी, और वो जल्दी थकते हैं, फटीग में आ जाते हैं. सो इट हैज बीन नोटेड दैट highly conditioned athletes can have their resting heart rates in the 30 seconds. 30 सेकंड के अंदर जो है नॉर्मल कंडीशन में वह एथलीट्स आ जाएगा जो हाईली परफॉर्मेंस गिवर होगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है. जो एथलीट्स अच्छे होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, वो उनका जो नॉर्मल कंडीशन में आने की कंडीशन है 30 सेकंड्स में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा. अगेन दे विल बी स्टार्ट अनदर रेस, दूसरे रेस के लिए तैयार हो जाएगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस एट रेस्ट.
increases at rate. At rest. Stroke volume increases at rest. Long-term effects. In long-term effects, stroke volume increases at rest. If you are doing regular exercise, it helps in increasing the stroke volume at rest. The stroke volume at rest remains up to 50 to 70 ml per beat in untrained individuals, 70 to 90 ml per beat in trained individuals, and 90 to 110 ml beat in बेस्ट इंड्योरेंस एथलीट्स. जो बेस्ट इंड्योरेंस एथलीट्स होंगे उनकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगी 90 टू 110 होगी. यानी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा रेस्ट कंडीशन में भी उनकी 90 टू 110 होगी, जो बेस्ट एथलीट्स होंगे. अदरवाइज ऐसे जो अनट्रेंड हैं उनके अंदर 50 टू 70 ml पर बीट माना जाता है कि उनके अंदर पाया जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम रेस्ट कंडीशन में. Next, increases in cardiac output. Increases in cardiac output. Regular exercise tend to increase the cardiac output. The cardiac output in untrained individuals may be 14 to 20 liter per minute and 25 to 35 liter per minute in trained individuals. And in the best athletes, the cardiac output can be as high as 40 liter per minute at rest. रेस्ट के कंडीशन में 40 लीटर पर मिनट बेस्ट एथलीट्स के अंदर पाया जाएगा जो कार्डियक आउटपुट के कंडीशन है. और जो नॉर्मल व्यक्ति है जो अनट्रेंड है उसके अंदर 14 टू 20 लीटर पर मिनट पाए जाएंगे. और जो मिनिमम है ट्रेंड इंडिविजुअल्स हैं जो जनरली फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर 25 टू 35 लीटर पर मिनट माना जाता है. लेकिन जो बेस्ट एथलीट्स होंगे उनके अंदर 40 लीटर पर मिनट आपके पाए जाएंगे. सो नेक्स्ट, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. सेम एज इट इज, इंक्रीजेस इन ब्लड फ्लो. Increases in blood flow in response to need to supply the muscles with more oxygen during exercise. The body increases its number of capillaries. The existing capillaries also open wider. The blood redistribution becomes more efficient and effective. So as a result, there is an increased blood circulation in the body. डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर if we are doing regular exercise near about 10 mm to hg at rest condition में क्या होगी, डिक्रीज होंगे. increases in blood volume. Regular exercise also increase the blood volume. There is an increase in plasma volume, which in turn enhances the blood volume. Next, quicker recovery rate. Next point, quicker recovery rate. अब इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो बेस्ट एथलीट्स होते हैं उनकी जो रिकवरी रेट होती है 30 सेकेंड्स में. रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है 30 सेकेंड्स में ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. 30 सेकेंड्स में, यानी जो बेस्ट एथलीट्स होंगे 30 सेकेंड में वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं. उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है
वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है. एज ए नॉर्मल कंडीशन दे मे बी मूव हेयर एंड देयर. सो heart rate becomes normal quickly than in the beginner. So rate of respiration also becomes normal rapidly. The recovery becomes fast. Reduce risk of heart diseases. In long term effect, it reduces the हार्ट डिजीजेस, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में अभी हमने बताया था कि कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. कब? जब उनका ब्लड प्रेशर 60 टू 90 जो मिनिमम जो माना जाता है उससे अगर 15 mmHg अगर इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते समय नीचे का जो बढ़ता है आपका, तो वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो निश्चित है कि उसके अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो रेगुलर एक्सरसाइज ग्रेजुअली रिड्यूसेस स्ट्रेस रिलेटेड बिग हार्मोन्स फ्रॉम सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम. This increases the blood vessel path, which in the turns lowers the risk for developing plaque that can lead to coronary heart diseases. So एक्सरसाइज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज. हार्ट डिजीज की के रिस्क को एक्सरसाइज रिड्यूस कर सकता है इफ वी आर डूइंग ए रेगुलर एक्सरसाइज. अगर रेगुलर करते हैं तो निश्चित है. आप लोग देखते होंगे जनरली व्हेन एवर ए सीनियर सिटीजन और यू कैन से अबव द एज ऑफ 40 और 45, 40 से 45 साल की उम्र में जब लोग पहुंचते हैं उस समय अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है इस तरह की हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो डॉक्टर्स सजेशन यही देते हैं, सबसे पहले सजेस्ट यही करते हैं क्या मॉर्निंग वॉक करिए. सुबह में मॉर्निंग वॉक कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे आप टाइम देकर मॉर्निंग वॉक करें जिससे कि आप नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे. So effects of exercises on respiratory system. After the cardiovascular system, we come on respiratory system. Exercises करने के हमारे respiratory system पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? If we are doing exercises, what is the effects on the respiratory system? Respiratory system. In respiratory system, if we are doing regular exercise, its effects on our हार्ट लंग्स, हमारे हार्ट लंग्स पर इफेक्ट डालते हैं और बाय दिस वे द मेन इफेक्ट इज हियर स्ट्रॉन्ग विल पावर. स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसके अंदर जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अगर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की जो कैपेसिटी है इफिशिएंट होती है और अच्छे से वर्क करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है. इसलिए कहते हैं कि दमखम बहुत अच्छा है आपके अंदर. जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और आपकी जो फटीग है नहीं होती है, डिले होती है, तो कहा जाता है कि बहुत अच्छा एथलीट्स है या इसके अंदर दम है. इस तरह के स्टेटमेंट्स पब्लिक या इन द मार्केट स्पेक्टेटर्स आर शोइंग देयर व्यूज. ये स्पेक्टेटर्स जो है अपने व्यूज को शो करते हैं और वो टोटली डिपेंड करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर. आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर अच्छा है, अदरवाइज पता चला कि इफ यू आर रनिंग 100 मीटर एंड देन फॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर गिर गए, या अदरवाइज sit on the ground and tongue will be out just like you are doing
whenever, then there is no strong will power. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जीभ निकाल कर और लगे इनहेल और एक्सेल करने, तो समझ लीजिए कि आपका विल पावर बिल्कुल फिनिश है. सो फॉर द स्ट्रॉन्ग विल पावर योर रेस्पिरेशन सिस्टम will be strong. Inhaling and exhaling power capacity will be increased. अगर एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो दोनों ये सभी चीजें आपकी इंक्रीज होंगी. For example, you can take pranayam. You have seen the बाबा रामदेव. बाबा रामदेव का आप लोग देखते होंगे आज की डेट में मॉडर्न कह सकते हैं, योग सम्राट कहा जा सकता है उसको, उनको. और वो आज की डेट में आपके सामने प्राणायाम की क्रियाएं करते हुए टीवी पर भी आप देखते हैं कि प्राणायाम इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर लंग्स एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द विल पावर ऑफ द डोर. प्राणायाम करके हम लोग अपने हार्ट्स को, लंग्स को स्ट्रांग कर सकते हैं, यानी इनहेलिंग, एक्सहेलिंग. एंड जस्ट लाइक इन प्राणायाम, पूरक, रेचक एंड कुंभक, 3 प्रक्रियाएं हम लोग यूज करते हैं. पूरक, रेचक एंड कुंभक. इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एंड सस्टेनिंग द रेस्पिरेशन, यानी सांस को रोकने की कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप होती है. ये प्रक्रियाएं जो हम लोग अगर अपनाते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा अच्छा हो सकता है. सो प्राणायाम इज द बेस्ट टेक्निक for giving strong willpower inside by the regular exercise. Next, increase in tidal air capacity. Increases in tidal air capacity. Increases in tidal air capacity. Tidal air is the amount of air that flows in and out of the lungs in each quiet respiratory movement. यानी हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो लंग्स जो है के थ्रू जो है एयर फ्लो होते हैं और इन एंड आउट उसके थ्रू होते हैं. सो but tidal air capacity is the amount of air that can be breathed in and breathed out over and above the tidal air by the deepest possible inspiration, expiration respectively. So it is estimated at about 500 to 800 cc. After doing regular exercise, it had been noted that this tidal air capacity can be increased. इस tidal air capacity को हम 500 से 800 सीसी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे गाड़ियों में होता है, आप देखते होंगे कि हम लोग कहते हैं 100 सीसी की, 150 सीसी की है. ठीक उसी तरह से हम लोग के भी हार्ट्स और लंग्स जो है वही सीसी काउंट किए जाते हैं कि हमारे अंदर दमखम है या नहीं है. उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो बाय द रेगुलर एक्सरसाइज. डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन रेट ऑफ respiration. Decrease in rate of respiration. It is certain that when a beginner starts to exercise, his rate of respiration increases. But when the same individual performs exercise on a daily basis, his or her rate of respiration at rest decreases in comparison to the earlier stage. अगर जो बिगिनर होता है उस समय क्या होता है, एक्सरसाइज करते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है. लेकिन अगर जब वही बिगिनर जो है डेली अगर एक्सरसाइज करने लगता है तो उसके जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है
रेस्ट कंडीशन में इट विल बी डिक्रीजेस इन कंपेरिजन टू द अर्लियर स्टेज के कंपेरिजन में वो धीरे धीरे कम होने लगता है. नेक्स्ट, स्ट्रेंथेंस डायफ्राम एंड मसल्स. strengthen diaphragm and muscles. Strengthens diaphragm and muscles. Regular exercise strengthens the diaphragm and the muscles of the chest. Avoid second wind. Avoid second wind. For the beginner, the stage of second wind, the ability to breathe freely after having been out of breath is indeed a crucial stage, but for a person who does regular exercise, it is hardly felt. Sometimes a well experienced athlete does not feel it in his course of activity. Okay, after next day.